हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपके सामने फिर से लेके आई हूँ पॉलिटी का पीडी 365 का 5th लेक्चर। फोर्थ 4 लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो। और ये मेरा 5th लेक्चर है। उसके बाद फिर मेरे 2-3 लेक्चर और आएंगे। उसके बाद हमारा ये पीडी 365 फुली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगी जिसमें आपको पॉलिटी का पीडी 365 का अलग रहेगा, और फिर इसके बाद मैं इकोनॉमिक्स का शुरू करूँगी। तो बने रहे मेरे चैनल पे, लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है 5th है, तो आज हमारा 5th लेक्चर है निर्वाचन पे। तो निर्वाचन से जुड़े, इलेक्शन से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं, मैं उन सबको आज आपके सामने डील करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग वीडियोस में देख सकते हो। ये 5th है निर्वाचन पे। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है निर्वाचन का एक साथ चुनाव। ओके, सिमिल्टेनियसली इलेक्शन। हाल ही में क्या हुआ कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ करने का बल दिया है। ठीक है, मतलब कि जो लोकसभा का चुनाव होगा वो, और राज्यों में जो लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव होता है एमएलएस का, वो। ठीक है, तो एमपी और एमएलए का एक साथ चुनाव हो, ऐसा सुझाव दिया है पीएम ने। ओके, एक साथ चुनाव के बारे में मतलब इसका अर्थ है भारतीय निर्वाचन चक्र को इस तरह से व्यवस्थित करना कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव एक साथ करवाया जा सके, जिसके तहत निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान एक साथ ही दोनों के लिए मतदान कर सके। ओके, एक साथ चुनाव की व्यवस्था वर्ष 1967 तक जारी रही थी। ठीक है, मतलब 1967 तक एक साथ चुनाव होता था, उसके बाद फिर चेंज हो गया। लेकिन वर्ष 1968 और वर्ष 1969 में कुछ विधानसभाओं और वर्ष 1970 में लोकसभा के विघटन के बाद राज्य विधानसभाओं और संसद के एक साथ चुनाव का क्रम जो हो गया वो हमारा टूट गया। ठीक है ना। अब क्या होने लगा कि दोनों चुनाव अलग अलग समय में होने लगे। बाद में निर्वाचन आयोग ने वर्ष 1983 में एक साथ चुनाव करने का सुझाव प्रस्तावित किया था। इसे विधि आयोग और नीति आयोग द्वारा भी समर्थन प्राप्त था। ठीक है, साथ ही दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा भी इसकी अनुशंसा की गई। ओके, एक साथ चुनाव का अर्थ यह नहीं कि लोकसभा और राज्यसभा विधानों के लिए देश भर में मतदान एक ही दिन या एक ही चरण में हो। ओके, इससे चरणवार तरीके से आयोजित किया जा सकता है। मतलब कि अगर कुछ 4-5 चरण में, जितने भी 7-8 चरण में इलेक्शन होते हैं, तो लोकसभा का अलग चरण डिसाइड हो। ठीक है, लोकसभा का अलग चरण डिसाइड हो, और जो मतलब कि हमारे विधानसभा है उनका अलग चरण डिसाइड हो। ठीक है, जितने भी चरण में हो, 1, 2, 3, 4, तो अलग अलग हो। ऐसा नहीं कि एक ही डेट पे आप एक ही चरण को करके, ऐसा इसका ये कहने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं द्वारा एक ही दिन राज्य विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए मतदान किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये थोड़ा कुछ आर्टिकल्स दिया हुआ है, इसे हम देख लेते हैं। एक साथ चुनाव से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान भी है, जैसे कि आर्टिकल 83 के अनुसार लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दिया है, ठीक है, लोकसभा का अगर विघटन नहीं हुआ है पहले ही, तो वो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। ओके, इसमें इससे अधिक नहीं, और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा। ठीक है,
अगर मतलब कि बीच में कहीं लोकसभा का विघटन नहीं होता है तो उस सिचुएशन में तो यही होगा ना कि जिस दिन से लोकसभा गठित हुआ है उसके 5 years तक लोकसभा रहेगा, ठीक है। तो यही कह रहा है। अब क्या है कि आर्टिकल 85 में क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से, ओके, लोकसभा का विघटन करने की शक्ति है 85 में, ठीक है। तो ये आर्टिकल भी आप याद रखना कि आर्टिकल 85 में जो है लोकसभा को विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अब आर्टिकल 172 देख लेते हैं। तो आर्टिकल 172 में एक कह रहा है कि विधानसभाओं के लिए 5 वर्ष की अवधि को निर्धारित करता है, ठीक है। आर्टिकल 171 में है, आर्टिकल 171 में कहा गया है कि राज्यपाल के पास राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर, ठीक है, राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्य विधानसभा को विघटित करने की शक्ति है राज्यपाल के पास, वो भी मंत्रिमंडल जो राज्य का मंत्रिमंडल है उसकी सलाह पे। जैसे कि राष्ट्रपति वाला है सिचुएशन, वैसा ही ये भी सिचुएशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अनसंबंधित तथ्य, जो अन्य कुछ इसमें फैक्ट्स है वो है कि एकल मतदाता सूची, ओके, या फिर राष्ट्र एक मतदाता सूची, ओके। तो क्या है कि सरकार ने पंचायत, नगर पालिकाओं, राज्य विधानसभा और लोक सभा निर्वाचन के लिए एकल मतदान सूची तैयार करने पर चर्चा आरंभ की है, ओके। अब क्या है कि एकल मतदान सूची के बारे में राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिका और पंचायत चुनावों की संचालन हेतु उत्तरदायी होता है, ठीक है। क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग वो नगर पालिका का और पंचायत का चुनाव करवाता है, ठीक है। और जो केंद्र के जो निर्वाचन आयोग है वो लोकसभा का और विधानसभा का, ठीक है ना। तथा स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए स्वयं की मतदाता सूची तैयार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद SES जो है, स्टेट इलेक्शन असेंबलीज जो है, सो भारत निर्वाचन आयोग जो है ECI के साथ समन्वय की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। दोनों में समन्वय की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि प्रत्येक SEC पृथक राज्य अधिनियम द्वारा शासित होता है, ठीक है। मतलब SEC का क्या है कि जो स्टेट में है उसमें उसका कानून लागू होगा, ठीक है। राज्यों के कानून SEC को नगर पालिका और पंचायत चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग की मतदान सूचियों का पूर्णतः उपयोग करने या स्वयं द्वारा मतदाता सूचियों को तैयार एवं उनमें संशोधन करने के आधार पर उपयोग करने की अनुमति देते हैं, ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर संघराज्य क्षेत्र को छोड़कर सभी राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए ECI के मतदान सूची को अपनाया गया है, ठीक है। बाकी ये सब जो राज्य है इनका पृथक है। हालांकि यह तर्क दिया गया है कि ECI और SEC द्वारा पृथक मतदाता सूची तैयार करने से दो पृथक एजेंसियों के मध्य अनिवार्य रूप से एक ही कार्य का दोहराव होता है, ठीक है। इससे अंततः मतदाता सूची तैयार करने संबंधित प्रयासों और व्यय का भी दोहराव होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और सेकंड इसका पॉइंट दिया है कि गंतव्य है कि वर्ष 2015 में जारी विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट में तथा भारत निर्वाचन आयोग वर्ष 1999 और 2004 द्वारा एकल मतदाता सूची की अनुशंसा की गई थी, ठीक है। तो यहाँ भी एकल मतदाता सूची की अनुशंसा की गई। एकल मतदाता सूची को लागू करने के लिए तथा देश में
सभी चुनावों के लिए एकल मतदाता की सूची तैयार करने के लिए आर्टिकल 243 के और 243 ZA में संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। ओके, आर्टिकल 243 के पंचायत के लिए है और आर्टिकल 243 ZA नगर पालिका के लिए है। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल आप याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं। और ये क्वेश्चन जो है हमारा ये वाला आर्टिकल 243 के वाला, तो ये क्वेश्चन BPSC में भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये सब जो स्टेट PCS है उसके लिए भी ये PT 365 जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब जो PCS का जो लेवल है वो भी मतलब UPSC को टच करते जा रहा है। तो इसलिए करंट अफेयर भी अब वो वन लाइनर वाले उससे काम नहीं होता है। तो आप इस टाइप से भी इसको मतलब PCS वाले भी जैसे PT 365 का वीडियो एक बार देख सकते हैं, ताकि उनको भी थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए और क्वेश्चन अगर इस टाइप का आए तो वो डील कर सके। ठीक है, तो ये हो गया। और वस्तुतः चुनाव के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने और चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदत्त करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चुनावी बॉन्ड योजना। ठीक है, तो चुनावी बॉन्ड योजना भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज वगैरह में देखोगे तो इसके बारे में क्वेश्चन रहते हैं जनरली। तो क्या है कि केंद्रीय सूचना आयोग जो हमारा CIC है, ने यह निर्णय दिया है कि सूचना का अधिकार, ठीक है, के अंतर्गत EBSE जो है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के दानदाताओं की पहचान को प्रकट करना किसी व्यापक लोक हित में नहीं होगा। ओके, साथ ही इसमें RTI के प्रावधानों का भी उल्लंघन होगा। ओके, तो ये हमारा CIC निर्णय दिया है इस चुनावी बॉन्ड योजना पे। ठीक है, तो पहले हम लोग अच्छे से देखते हैं कि RTI की धारा, RTI के बारे में कि RTI की धारा 8 के अनुसार क्या लिखा गया है। तो इसमें लिखा गया है कि लोक प्राधिकारी जो है हमारे लोक प्राधिकारी पर इस अधिनियम के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी नागरिक को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। ठीक है, क्या है कि किसी व्यक्ति को उसकी विश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना के प्रकट से विस्तृत लोकहित का समर्थन होगा। ठीक है, लोकहित के समर्थन पर ही मतलब सूचना वैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, राजनीतिक वित्त पोषण की स्वीकृति। ओके, तो चुनावी बॉन्ड क्या है, पहले ये देख लेते हैं कि चुनावी बॉन्ड किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर समझेंगे कि चुनावी बॉन्ड को खरीदा कैसे जाएगा, फिर बॉन्ड का मूल्य वर्ग। ओके, तो पहले है कि चुनावी बॉन्ड। तो चुनावी बॉन्ड जो है वस्तुतः क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को गुप्त दान करने के लिए ब्याज भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वही लिखित में होता है। ठीक है, यह एक वचन पत्र के भांति होता है। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे देखिए, चुनावी बॉन्ड वस्तुतः राजनीतिक दलों को गुप्त दान करने के लिए, ठीक है, एक ब्याज मुक्त वित्तीय ब्याज मुक्त होता है। ठीक ना, ब्याज मुक्त वित्तीय इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट लिखित में होता है। ये एक वचन पत्र की तरह प्रॉमिसरी नोट की भांति होता है। ओके, और सेकंड है, ये बॉन्ड कौन खरीद सकता है, तो भारतीय नागरिक या भारत में निगमित किसी भी निकाय में खरीदा जा सकता है, किसी भी निकाय के द्वारा खरीदा जा सकता है, लेकिन भारत में हो। ठीक है, और उसके बाद है कि बॉन्ड का न्यूनतम मूल्य वर्ग क्या होगा, तो 1000 रुपये से लेके आपको 1000 से 10,000 के बीच, ठीक है, ये बॉन्ड।
और उसके बाद 1 लाख से लेकर 10 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, ठीक है, के मूल्य वर्ग में निर्गमित या जारी किया जा सकता है। मतलब कि 1K, 10K या फिर 1 लाख, 10 लाख या फिर 1 करोड़, ठीक है ना। तो ये इतना में निर्गमित किया जा सकता है, ठीक है। 100 आप ऐसे याद कर सकते हो कि 100 तो होगा नहीं, 1000 से शुरू है, 1000, फिर 10,000, 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़, यहाँ तक क्या गया, ठीक है। तो ये हो गया। और इन्हें SBI द्वारा चयनित शाखाओं से ही खरीदा जा सकता है, ठीक है। SBI के जो चयनित शाखाएं होंगी उसके द्वारा ही खरीदा जा सकता है। ऐसे बॉन्ड कब खरीदे जा सकते हैं, ये देखिए, जनवरी में खरीदा जा सकता है, अप्रैल में खरीदा जा सकता है, जुलाई में, अक्टूबर में, ठीक है। माह के 10 दिनों के लिए खरीदा जा सकता है, ठीक है। माह में 10 डेज के लिए, ठीक है, 10 डेज के लिए ये खरीदा जा सकता है। ओके, अब बॉन्ड जो है हमारा, सो कितने दिन तक इसका अवधि रहता है। तो बॉन्ड जारी होने के 15 दिनों के भीतर पंजीकृत राजनीतिक पार्टी को निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होता है, ठीक है। मतलब कि 15 दिन से ये शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब आप जैसे कि अगर बॉन्ड खरीद रहे हो, बॉन्ड आप खरीद रहे हो, तो वो 15 दिन होने के बाद आपका जो पैसा रहता है वो खाता में आने लगता है, ठीक है। जो पार्टी रहती है वो उसके बाद उसमें देना शुरू कर देती है। कौन से राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान प्राप्त करने के पात्र होते हैं। जैसे कि राजनीतिक दल जिन्हें लोकसभा या फिर राज्य विधानसभा के विगत चुनावों में कम से कम 1% जो वोट है वो प्राप्त किया है, ठीक है। ऐसा कहाँ पे लिखा है, तो जो हमारा लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 है उसकी धारा 29A में, ठीक है, के तहत पंजीकृत है, ठीक है। तो वो जो मतलब कि राजनीतिक दल इस धारा 29A के तहत जो पंजीकृत है वो अगर लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 1% का वोट ले आता है, ठीक है, तो वो ऐसा बॉन्ड के माध्यम से दान करेगा, ठीक है। क्या है कि केंद्रीय बजट 2018 में 17-18 में चुनावी बॉन्ड योजना की घोषणा की गई थी, ठीक है, 2017 से 18 में। अब हमारा थर्ड है टॉपिक ये, आदिवासी भारतीयों के लिए मताधिकार। ओके, जो भारतीय मतलब कि वोटिंग राइट टू NRI। NRI क्या होते हैं, जो इंडियंस ही हैं, इंडियंस तो हैं पर वो या तो एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए विदेशों में रह रहे हैं, ओके, तो वो NRI कहलाते हैं, ठीक है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, ठीक है, रेसिडेंट इंडियंस, ओके, ये हो गया। अब देखिए, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने आदिवासी भारतीयों को डाक मतपत्रों के माध्यम से विदेशों से मत डालने की अनुमति से संबंधित प्रस्ताव को विधि और न्याय मंत्रालय के सम्मुख प्रस्तुत किया है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव के बारे में, निर्वाचन आयोग ने भारत सरकार को सूचित किया है कि वह असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी में वर्ष 2021 में विधानसभा चुनाव के लिए NRI मतदान हेतु ETPBS, ठीक है, आप ETPBS याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन फेवरेट होता है UPSC का, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, ठीक है, ETPBS के माध्यम से, ठीक है। तो विस्तार करने के लिए मतलब कि मतदानों को हेतु ETPBS का मतलब कि ये शुरुआत करना चाहते हैं, ETPBS से NRIs भी अब मतदान दे सकते हैं, तो इसकी प्रस्तावना रखा है निर्वाचन आयोग ने विधि आयोग और विधि और न्याय मंत्रालय के सम्मुख, ओके। तो फिर इसके आगे है
विदेश में रहने वाले जो भारतीय हैं मतदाताओं तक ईटीपीबीएस का विस्तार करने के लिए सरकार को निर्वाचन का संचालन नियम 1961 संशोधन करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं है पर ओके। डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान में रुचि रखने वाले एनआरआई को रिटर्निंग ऑफिस को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर सूचित करना होगा। ओके, 5 दिनों के भीतर सूचित करना होगा। अब ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर रिटर्निंग ऑफिसर जो संबंधित एनआरआई को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतपत्र प्रेरित करेंगे, भेजेंगे। ओके, उसके बाद क्या है, एनआरआई जो है वो मतपत्र उस मतदाता उस मतपत्र के प्रिंट आउट पर अपनी पसंद के उम्मीदवार को चिन्हित करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि एनआरआई को उस देश में भारत के राजनयिक या कंसुलर प्रतिनिधि द्वारा नियुक्त एक अधिकारी से एक घोषणा पत्र को अनुप्रमाणित करवाना होगा और फिर उसके साथ मतपत्र को वापस भेजना होगा। ओके, तो आप समझ रहे होंगे कि जैसे कि जो ऑफिसर होगा वो मतलब उसके द्वारा इनको एनआरआईज को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतपत्र मिलेगा। ठीक है, और फिर मतपत्र को एनआरआईज जो है सो प्रिंट आउट निकालेंगे, उसमें अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चिन्हित करेंगे और फिर एनआरआई उस मतलब कि जो प्रिंट आउट रहेगा तो उस जहाँ वो रह रहे हैं उस देश के में जो भारत के राजनयिक होंगे या कंसुलर होंगे उस अधिकारी को एक घोषणा पत्र की प्रमाणित, ठीक है, प्रमाणित करवाना होगा, उनसे करवा लेंगे और उसके बाद उस मतपत्र को वापस भेज देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस होगा और इसी से फिर वो मतलब कि एनआरआईज भी वोट दे सकेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप भी हो सकता है। इस कदम के चलते अनिवासी जो भारतीय भी भारतीय लोकतंत्र का में भाग ले सकेंगे। ठीक है, उन्हें मूलभूत मानवाधिकार अर्थात मतदान का अधिकार भी होगा। ठीक है, कई देश विभिन्न नियमों के साथ प्रवासियों को मतदान करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए विदेशों में रहने वाला एक ब्रिटिश नागरिक डाक द्वारा मतदान कर सकता है। ठीक है, या ऐसा करने के लिए एक प्रॉक्सी मतदान, ठीक है, नामित कर सकता है। ओके, मतलब कि प्रॉक्सी मतदान जैसे कि मूल मतदाता का प्रतिनिधि, जैसे कि वो अपना किसी कज़न को, अपना भाई को, जो भी उसके वहाँ पे रिलेटिव रह रहे हो, उनको वो कह देगा कि आप मेरे बदले मतदान कर दो, तो वो कर सकता है। ठीक है, उसका प्रतिनिधित्व बन के कर सकता है वो। हालांकि ये ब्रिटेन का रूल है। ओके, हालांकि इसके तहत मत की गोपनीयता से समझौता, मतपत्र को भेजे जाने से संबंधित चुनौतियाँ, मतदान में बाह्य कारकों का प्रभाव आदि जैसी चिंताएं विद्यमान है। ये ऑब्वियस सी बात है कि ये सब चिंताएं तो होगी ही। ठीक है, अनिवासी भारतीय मतदाता, ठीक है, प्रवासी निर्वाचक के बारे में। अनिवासी भारतीय या प्रवासी निर्वाचक एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है तथा रोजगार या शिक्षा के कारण, ठीक है, वही एनआरआई वाला ये है इसमें डेफिनेशन, देश छोड़कर जा चुका हो किंतु उसने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की हो। ठीक है, और अपने पासपोर्ट में उल्लिखित पते के आधार पर एक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने योग्य हो। ठीक है, विदेश मंत्रालय के अनुसार, अनुमान के अनुसार, ठीक है, संपूर्ण विश्व में विभिन्न देशों में लगभग 3.10 करोड़ अनिवासी भारतीय निवास करते हैं। ठीक है, एनआरआईज। पिछले लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए लगभग 25,000 एनआरआई भारत आए थे। ओके, सिर्फ चुनाव में मतदान करने के लिए, लोकसभा चुनाव में। तो
इनके लिए थोड़ा सा ये राहत हो जाएगा कि उन्हें आना नहीं पड़ेगा, वहीं से वो कर सकते हैं मतदान। ठीक है, तो ये हो गया एनआरआईज के लिए मतदान की वर्तमान प्रक्रिया। वर्ष 2011 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधित कर आदिवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया था। एक एनआरआई अपने पासपोर्ट में उल्लिखित पते के अनुसार अपने निवास स्थान के निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकता है। ठीक है, वह केवल व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकता है। पहचान सुनिश्चित करवाने के लिए उसे मतदान केंद्र के मूल रूप से अपना पासपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। गंतव्य है कि प्रवासी भारतीयों को प्रॉक्सी वोटिंग के माध्यम से मत देने का अधिकार सौंपने के लिए लोक प्रतिनिधि विधेयक 2017 को पुनः स्थापित किया गया है। हालांकि 16वीं लोकसभा के विघटन पर उक्त विधेयक व्यापकन हो गया था। मतलब कि इस टाइप का जो ब्रिटेन में चल रहा था वो हमारे इंडिया में भी प्रस्तुत किया गया था, उस टाइप का विधेयक कि आप अपने प्रॉक्सी को या अपने रिलेटिव को किसी को भी मतदान करने के लिए अलाउ कर सकते हो। बट ये जो हमारा 16वीं लोकसभा का विघटन हुआ तो उस टाइम ये विधेयक भी व्यापकन हो गया। ठीक है, अब हमारा है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग आप देख लीजिए। हालांकि डेलिमिटेशन कमीशन, ओके, डेलिमिटेशन कमीशन हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष जो है 15 सांसदों को परिसीमन आयोग के सहयोगी सदस्यों के रूप में नाम निर्दिष्ट किए हैं। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, तो आप ये भी याद रखना यहाँ राष्ट्रपति नहीं होते, यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा 15 सांसदों को, ठीक है, नाम निर्दिष्ट किया गया परिसीमन आयोग के लिए। अब परिसीमन आयोग क्या है, तो ये पॉलिटी का बहुत मतलब PG 365 का जो ये आता है करंट अफेयर, इसका यही बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब हम लोग के लिए होता है कि इसमें स्टैटिक पोर्शन हमारे बहुत सारे क्लियर हो जाते हैं, रिवीजन हो जाता है। जैसे कि परिसीमन आयोग आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में, यहाँ पे आपको परिसीमन आयोग फिर से एक बार क्लियर हो जाएगा। तो ये परिसीमन का अर्थ क्या होता है, तो परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है कि किसी देश या प्रांत या राज्य, ठीक है, में विधायी निकाय वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा, बाउंड्री तय करने की क्रिया या प्रक्रिया। ठीक है, ओके, जैसे कि देखिए आप कोई भी हमारा जैसे कि इंडिया है, ठीक है, ये हमारा सॉरी अच्छा नहीं बना, ये इंडिया आप मान के चलो, ठीक है, इंडिया है देश। अभी तो हमारा देश में मतलब एक ही रूल चलता है, तो अब देश ही मान के चलो। ठीक है, हमारे देश में जो है, ठीक है, विधायी निकाय वाले जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उसकी बाउंड्री तय करना, ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया करना, इसकी बाउंड्री तय करना कि कहाँ तक होगा और क्रिया और प्रतिक्रिया करना। ठीक है, और इसका क्या है कि संवैधानिक अधिदेश इसमें क्या है कि आर्टिकल 82, आर्टिकल 172 और दोनों है। तो आर्टिकल 82 में क्या है कि संसद प्रत्येक जनगणना के उपरांत परिसीमन अधिनियमित करता है। ठीक है, संसद करता है, जिसके तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, और 170 में लिखा हुआ है कि उपयुक्त वर्णित अधिनियम ही राज्य में परिसीमन के लिए लागू होता है। पूर्व में गठित किए गए आयोग जैसे कि 1952 में किया गया था, 63 में, 73 में और 2002 में। ओके, संरचना इसकी क्या होती है, तो 3 पदेन सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है जो उच्चतम न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो कोई भी। ठीक है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ओके, और उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट निर्वाचन आयुक्त होते हैं तथा संबंधित राज्य या राज्य निर्वाचन आयुक्त के कोई मेंबर्स होते हैं। ओके, 3 सदस्य ये हो गए। और कार्य प्रणाली इसका क्या होता है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या को लगभग समरूप बनाने और जनसंख्या के समान खंड को समान प्रतिनिधि प्रदान करने हेतु निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और सीमा, ठीक है, संख्या और सीमा निर्धारित करना। ठीक है,
और जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उसके लिए आरक्षित सीटों या स्थानों को चिन्हित करना जहाँ भी उनका संख्या अपेक्षाकृत अधिक हो। ठीक है, वर्तमान स्थिति क्या है, परिसीमन आयोग में के निर्णय को विधिक रूप से कार्यान्वित किया जाता है और इसे किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें तो न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ही होते हैं, तो ये तो प्रश्नगत नहीं, मतलब नहीं ही किया जाता है इसमें। ठीक है, तो वर्ष 1981 और 1991 की जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग गठित नहीं हुआ था। ठीक है, ये भी आप याद रखना। 2002 में 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 2026 तक के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा की परिसीमन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई, क्योंकि 2026 में मतलब जो 2026 तक जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं वो फिक्स है। 2026 के बाद ये सीटें बदलेंगी, लेकिन इस मतलब 2026 तक सीटें नहीं बढ़ेंगी और ना घटेंगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हो जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन सीटें हमारी वही की वही हैं। तो ये लक्ष्मीकांत में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये उसका मीन्स 2026 तक नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, तो प्रत्यावर्तन का अधिकार, ओके, तो प्रत्यावर्तन का अधिकार है नेक्स्ट, राइट टू रिकॉल। ओके, हाल ही में हरियाणा विधानसभा में ने हरियाणा पंचायती राज विधेयक 2020 पारित कर दिया है। ठीक है, द्वितीय संशोधन करके यह विधेयक पंचायती राज संस्था के सदस्यों के विरुद्ध राइट टू रिकॉल का अधिकार प्रदान करता है। ओके, अब राइट टू रिकॉल क्या है या प्रत्यावर्तन का अधिकार क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो राइट टू रिकॉल मतलब क्या है कि जो प्रत्यावर्तन का अधिकार या प्रत्याशी को वापस बुलाने का अधिकार, ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाता के पास अपने निर्वाचित प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाने की शक्ति प्राप्त होती है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन का एक उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि कोई भी इलेक्टेड मेंबर है, जैसे कि कोई एमपी है, इसमें तो एमएलए रखो, एमएलए है। ठीक है, तो जैसे क्या है कि इसका जो मतलब कार्यकाल है उसकी समाप्ति से पहले ही एमएलए को जनता हटा सकती है ना। तो यही है राइट टू रिकॉल। यह विधेयक ग्राम पंचायतों, प्रखंड स्तर और जिला स्तर के पंचायतों के सदस्यों के विरुद्ध राइट टू रिकॉल की अनुमति देता है यदि वे अपने जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से निष्पादन करने में विफल होते हैं तब। ठीक है, राइट टू रिकॉल की कार्रवाई को आरंभ करने के लिए किसी वार्ड या ग्राम सभा के 50% सदस्यों को लिखित रूप से याचिका प्रस्तुत करनी होती है। ठीक है, 50% लोगों को, ग्राम सभा के मेंबर्स तो उसका ग्राम के सभी मीन्स लोग हो गए। ठीक है, इसके बाद गुप्त मतदान का संचालन होता है। राइट टू रिकॉल संबंधित प्रस्ताव को पारित करने के लिए 2/3 सदस्यों के पक्ष में मतदान करना अनिवार्य है। अब ये बॉक्स में हम देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में इसमें बताया है। तो ये भी पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आता ही है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में आप बताइए। 4 ऑप्शन दे देता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा कौन सा एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र उन नियमों, संस्थाओं और प्रक्रिया का वर्णन करता है जो जनता को प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन, विधि, संधि और नीतिगत निर्णय पर प्रत्यक्ष रूप से मतदान करने में सक्षम बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पे है जैसे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विभिन्न उपकरण में शामिल है, जैसे कि परिप्रेक्ष्य। ठीक है, परिप्रेक्ष्य क्या है? यह किसी विशिष्ट राजनीति, संवैधानिक या विधि मुद्दे पर मतदाताओं को प्रत्यक्ष मतदान करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है,
और इसके द्वारा प्राप्त होने वाले परिणामों की प्रकृति बाध्यकारी होती है, अर्थात इन परिणामों को अनिवार्य रूप से सरकार को स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, अब नागरिकों की पहल क्या है कि यह मतदाताओं को लोगों द्वारा प्रस्तावित संवैधानिक विधि उपाय पर मतदान करने का अवसर प्रदान करता है, बशर्ते ऐसे प्रस्ताव ने समर्थन हेतु पर्याप्त प्रस्तावकों के हस्ताक्षर को प्राप्त कर लिया हो। ओके, और हमारा थर्ड है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या है कि यह परिप्रेक्ष्य का एक ऐसा प्रकार है जो विशिष्ट वर्ग के लोगों को प्राप्त स्वनिर्णय के अधिकार के आधार पर सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, इससे संबंधित परिणाम की प्रकृति जो है बाध्यकारी और गैर बाध्यकारी हो सकती है। ठीक है, एजेंडा पहल क्या है? यह एक ऐसा लोकप्रिय अधिकार है, लेकिन इसके तहत आवश्यक नहीं है कि परिप्रेक्ष्य को आयोजित किया जाए। ठीक है, परिप्रेक्ष्य को आयोजित करना इसके तहत अनिवार्य नहीं है। इसके तहत राजनीतिक एजेंडे के सम्मुख संबंधित मुद्दों को प्रस्तुत किया जाता है तथा उस प्रस्ताव पर निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा विचार करना और कार्य करना अनिवार्य होता है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां जो है हमारी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए स्टार प्रचारक। ओके, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कांग्रेस के नेता कमलनाथ को पार्टी के स्टार प्रचारक की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है, स्टार प्रचारक को राजनीतिक दलों द्वारा लक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए नामित किया जाता है। ठीक है, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 77(a) के तहत के अनुसार निर्वाचन अधिसूची की तिथि से 1 माह के भीतर स्टार प्रचारक जो होते हैं, ठीक है, स्टार प्रचारक की सूची मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ECI को प्रेरित करना अनिवार्य होता है। ठीक है, एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में 40 स्टार प्रचारक और गैर मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल होते हैं उसमें 20 स्टार प्रचारक हो सकते हैं। ओके, ऐसे अधिसूचित स्टार प्रचारकों द्वारा चुनाव प्रचार पर किए गए व्यय को उम्मीदवार के चुनाव व्यय में जोड़े जाने से छूट प्रदान की गई है। ठीक है, हालांकि यह केवल लागू होता है जब कोई स्टार प्रचारक उस राजनीतिक दल के लिए स्वयं को एक सामान्य अभियान के तहत सीमित कर लेता है। देखिए, यदि कोई उम्मीदवार या उसका निर्वाचन एजेंट किसी रैली में किसी स्टार प्रचारक के साथ मत साझा करता है तो स्टार प्रचारक की यात्रा व्यय को छोड़कर उस रैली का पूर्ण खर्च उम्मीदवार की व्यय में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? चुनावी व्यय। ठीक है, चुनाव में जो एक्सपेंडिचर होता है उसके बारे में है। तो किसी प्रत्याशी के चुनाव अभियान से संबंधित व्यय सीमा 10% की वृद्धि करने के लिए निर्वाचन आयोग की अनुशंसा को विधि और न्याय मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। ठीक है, निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में यह तर्क दिया कि वैश्विक महामारी के दौरान रैलियों और बैठकों का आयोजन से संबंधित प्रतिबंधों का अनुपालन करने के लिए प्रत्याशी को अतिरिक्त व्यय करना पड़ सकता है। ठीक है, अब क्या है कि चुनावी व्यय के बारे में हम जानते हैं कि चुनावी व्यय कितना होना चाहिए, क्या सीमा है इसकी। तो चुनाव का संचालन नियम 1961 के नियम 19 में यह उपबंध किया गया है कि प्रत्याशी द्वारा किया गया कुल चुनावी व्यय निर्धारण सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है,
इसका सब पॉइंट 1 है, नियम में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए विधि और न्याय मंत्रालय की स्वीकृति अनिवार्य है। ठीक है, वर्तमान में चुनावी व्यय की सीमा अलग अलग राज्यों में भिन्न है और स्टेट और यूटीज और संसद के चुनावों से संबंधित व्यय का वर्तमान सीमा में परस्पर भिन्नता है। ठीक है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापनों, सार्वजनिक बैठकों आदि जैसे सभी व्ययों के लिए भी अधिकतम सीमा निर्धारण की गई है। ठीक है, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित चुनाव अधिनियम संबंधित व्यय की सीमा प्रत्याशी पर लागू होती है, न कि किसी राजनीतिक दल पर। ओके, चुनावी व्यय संबंधित अधिकतम सीमा में वृद्धि करने की अनुशंसा को लागू करने के लिए सरकार ने नियमों में संशोधित किया है। प्रति प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में व्यय संबंधित अधिकतम सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 77 लाख रुपए और विधानसभा में 28 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की गई है। ठीक है, 10%। ये नियम केंद्र सरकार द्वारा निरस्त घोषित या निरसित किए जाने तक प्रवर्तनीय रहेगा। ठीक है, संसद अगर इसको निरस्त कर देती है तो फिर ये खत्म हो जाएगा। चुनाव संबंधित व्यय के लिए सभी प्रत्याशियों को एक पृथक बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य होता है। साथ ही सभी भुगतान चेक के माध्यम से किए जाएंगे। ठीक है, चेक के माध्यम से। ओके, ताकि सारा रिसीट रहेगा। प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन संपन्न होने के 30 दिनों के भीतर निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना व्यय विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है कि कितना उन्होंने खर्च किया। ठीक है, किसी प्रत्याशी द्वारा चुनावी व्यय संबंधित बैंक खाते के बारे में त्रुटिपूर्ण जानकारी देने और निर्धारित सीमा से अधिक व्यय करने उसे 3 वर्ष तक के लिए निर्हर घोषित कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके, अब क्या है विश्व निर्वाचन संघ। विश्व निर्वाचन संघ निकाय, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने विश्व निर्वाचन निकाय संघ की 1 वर्षीय अध्यक्षता को पूर्ण कर लिया है। ठीक है, ईसीआई द्वारा कोविड-19 के दौरान चुनावों के संचालन से संबंधित मुद्दे चुनौतियां और प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होना चाहिए। ठीक है, वेबिनार का आयोजन भी किया गया है। ओके, विश्व निर्वाचन संघ क्या है ये? तो ई-वेव विश्व के चुनाव प्रबंधन निकायों अर्थात विभिन्न राष्ट्र के निर्वाचन निकायों या आयोगों का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, 2013 में दक्षिण कोरिया में स्थापित किया गया था। यह एक स्थायी सचिवालय सियोल में है। इसका स्थायी सचिवालय जो है सियोल में है। वर्तमान में ई-वेब में सदस्यों के रूप में 115 चुनाव प्रबंधन निकाय तथा सहयोगी सदस्य 16 क्षेत्रीय संघ शामिल है। विगत 5 वर्षों में 2019 से 21 की अवधि में ई-वेब की अध्यक्षता के रूप में पदभार ग्रहण किया है भारत ने। ठीक है, नई दिल्ली में एक विश्व निर्वाचन निकाय संघ का केंद्र स्थापित किया गया है। ई-वेब का जो एक सेंटर है वो नई दिल्ली में भी स्थापित किया गया है। इसमें ई-वेब के सदस्यों के अधिकारियों के मध्य सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और उनके सक्षम निर्माण के लिए प्रलेखन, अनुसंधान और प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के चुनाव प्रबंधन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना है। ठीक है, विश्व भर में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और भागीदारी पूर्ण निर्वाचन के संचालन में दक्षता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने में सहायता करता है। ठीक है, यह विभिन्न देशों में चुनाव प्रबंधन से संबंधित प्रथाओं का अध्ययन भी करता है और निर्वाचन अंगूतक या पर्यवेक्षण कार्यक्रमों को भी संचालित करता है ताकि प्राप्त ज्ञान अनुभव को चुनाव प्रबंधन निकायों के सदस्यों के साथ साझा किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओपिनियन ऑफ एग्जिट पोल। ठीक है, तो ओपिनियन एंड एग्जिट पोल। ठीक है,
निर्वाचन आयोग ने ओपिनियन और एग्जिट पोल के संबंध में एक एडवाइजरी परामर्शिका जारी की है। ठीक है, ओपिनियन और एडवाइजरी पोल के बारे में। ओपिनियन पोल जो है हमारा जो जनमत सर्वेक्षण है, मतदाताओं के मतदान संबंधित रुझानों को जानने के लिए मतदान से पहले किया जाता है। ओके, ओपिनियन पोल, ओपिनियन लिया जाता है। जबकि एग्जिट पोल जो है चुनाव के बाद सर्वेक्षण को संबोधित करता है। ठीक है, ताकि पता लगाया जा सके कि मतदाताओं द्वारा वास्तव में किसे मतदान मत दिया गया है। ठीक है, लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 126 में यह स्पष्ट निर्दिष्ट किया गया है कि कोई व्यक्ति एग्जिट पोल नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कोई एग्जिट पोल नहीं करेगा। किसी एग्जिट पोल के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा। ओके, निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि एग्जिट पोल को एजेंसियों सहित सभी वेबसाइट द्वारा केवल अंतिम चरण के मतदान के बाद ही प्रसारित किया जा सकता है। साथ ही जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो चुका है उसके लिए कोई ओपिनियन पोल या जनमत सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का यहाँ पे कंप्लीट होता है। पिछले वीडियो का एक टॉपिक रह गया था जो उस वीडियो में मैं करवा नहीं पाई थी, शायद छूट गया हो, तो मैं उस टॉपिक को इसमें करवा देती हूँ। ठीक है, तो ये तो हाँ, यही था सैबैटसिप का अधिकार। ओके, तो सैबैटसिप का अधिकार ये हमारा पिछले PT 365 का जो लेक्चर 4 है उसके लास्ट का ये इसके बाद का है, आप देख लेना। 14 अधिभंगन CRPC वाला जो मैंने ये कल बताया था, इसके बाद का ये है सैबैटसिप का अधिकार। तो सैबैटसिप का अधिकार क्या है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केरल में ऐतिहासिक श्री पद्मस्वामी मंदिर के प्रशासन में श्रवणकोर के शाही परिवार को सैबैटसिप का अधिकार को बरकरार रखा है। ठीक है, सैबैटसिप का अधिकार क्या है कि किसी इकाई के लिए एक ट्रस्टी के रूप में किसी देवस्थान का जो है, किसी टेम्पल का, तो वहाँ का ट्रस्टी तो किसी को दिया जा सकता है। ठीक है, उसके जो भी वित्तीय प्रबंधन होंगे उसको वो करेगा, लेकिन इसका लीगल राइट उसका नहीं होगा। ठीक है, निजी अधिकार इस पे उसका लीगल राइट होगा बट निजी अधिकार उसका नहीं होगा। ठीक है ना, फिर ये ट्रस्टीशिप उसके नेक्स्ट जनरेशन या फिर जिसे भी सरकार देती है उसको मिलेगा। ठीक है, तो क्या है सैबैटसिप का अधिकार कि वित्तीय मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार को संदर्भित करता है। सैबैट के पास केवल संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार होता है तथा वह संबंधित संपत्ति या मूर्ति दोनों का अभिरक्षण का हकदार होता है। सैबैटसिप के पास संपत्ति का विधिक दावा करने का अधिकार नहीं है। ऐसी संपत्ति को देवता का ही संपत्ति माना जाता है। ठीक है, और ये दूसरा टॉपिक है साक्षी संरक्षण योजना 2018। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट्स को यह निर्देश दिया है कि वे उन गवाहों को सुनिश्चित करें जो वर्तमान या पूर्व सांसदों के लिए, जो सांसद है हमारे MP या फिर MLAs, ठीक है, उनके विरुद्ध जो भी साक्षी हैं, ठीक है, तो उनके संरक्षण के लिए है यह योजना खतरे के आंकलन और सुरक्षा उपायों के आधार पर गवाहों को सुरक्षा प्रदान करती है। इनमें अन्य उपायों के साथ साथ गवाहों की पहचान की सुरक्षा, परिवर्तन, उनका स्थान बदलना, गवाहों के आवास पर सुरक्षा उपकरणों की स्थापना करना, ठीक है, विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए न्यायालय कक्षों का उपयोग करना आदि सम्मिलित है। इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और यह भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। ठीक है,
इसमें योजना के प्रावधानों के अनुपालन में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति जो है वो राज्य साक्षी संरक्षण कोष जो है वो करेगा, ठीक है। और हर स्टेट में एक राज्य साक्षी संरक्षण कोष होगा। वर्ष 2003 में गठित मलिमत समिति, ये समिति आप याद रखना, मलिमत समिति, ठीक है, को भी भारत में एक मजबूत साक्षी सुरक्षा तंत्र की स्थापना करने का समर्थन किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा कल का टॉपिक था, जो छोटा था थोड़ा सा, तो मैं इसमें कंप्लीट कर दी। अब ये फुल कंप्लीट है। तो ओके, थैंक यू। आज थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसलिए मैं लेट नहीं करूँगी। बस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।